नगर निगम में हर साल करोड़ों का बजट आता है, फिर वहां खर्च कहां होता है? क्योंकि शहरों की सड़कों को आप देखेंगे तो ये टूटी फूटी नजर आएंगी। बारिश होते ही सड़क तालाब में तब्दील नजर आने लगते हैं और इसीलिए सवाल ये कि रकम खर्च कहां हुई। आरा नगर निगम को अस्तित्व में आए करीब 2 दशक होने को है। करोड़ों रुपए के भारी भरकम बजट के बावजूद आज भी आरा शहर के लोगों को वो बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके वो हकदार हैं। मॉनसून की पहली ही बारिश ने आरा नगर निगम के विकास के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। महज 1 घंटे की बारिश के बाद आरा शहर की मुख्य सड़कें किसी झील और तालाब में तब्दील हो गयी। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर है। नगर निगम प्रशासन ने बरसात से पहले नालों की सफाई के जो बड़े बड़े दावे किए थे, वो जमीनी हकीकत में बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। जल जमाव का ये नजारा सिर्फ किसी एक मुख्य सड़क का नहीं, बल्कि शहर के कई अन्य प्रमुख इलाके और सड़कें भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम कागजों पर तो अपनी पीठ खूब थपथपाता है, लेकिन धरातल पर उसकी लापरवाही साफ दिखाई देती है। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण लोगों को नीचे के बड़े बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते। राहगीर और वाहन चालक लगातार दुर्घटना का शिकार होकर चोटिल हो रहे हैं। और अब बात उस प्रेम की जिसमें इंसान को कुछ भी नजर नहीं आता, कुछ भी वो करने को तैयार होता है। देखने या सुनने वालों को भले बेशक ये कुछ अजीब सा लगे, लेकिन जब इश्क होता है तो सब ठीक भी लगता है और सब जायज भी। हजारीबाग के बड़का गांव में एक प्रेमिका ने प्रेमी के घर धरना दिया, जिसके बाद सामाजिक पहल से दोनों का विवाह करा दिया गया। प्रेमी जोड़े का विवाह राम जानकी मंदिर परिसर स्थित शिवालय में पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुआ। ये अनोखा विवाह इस समय पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि दूल्हे धीरंजन राम और दुल्हन निशा कुमारी के बीच साल 2023 में +2 हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान प्रेम संबंध शुरू हुआ था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन बाद में जब शादी की बात आई तो दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। बातचीत से बात नहीं बनी तो ये पूरा मामला स्थानीय पुलिस थाने और पंचायत तक जा पहुंचा। इसके बाद अपनी मोहब्बत को पाने के लिए प्रेमिका निशा कुमारी ने सीधे अपने प्रेमी धीरंजन राम के घर के बाहर धरना दे दिया। लड़की के इस कदम के बाद रविदास महासभा आगे आई और दोनों पक्षों के परिजनों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों का विवाह संपन्न कराया। इस अनोखी शादी के गवाह दोनों पक्षों के परिजनों के साथ साथ रविदास महासभा के पदाधिकारी बने। सावन आने वाला है और ऐसे में सिवान में शिव मंदिर बाबा महेंद्रनाथ धाम में मेला लगने वाला है। मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और प्रशासन इसे देखते हुए चुस्त दुरुस्त। सिवान के प्रसिद्ध शिव मंदिर बाबा महेंद्रनाथ धाम को आगामी श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां काफी तेज कर दी गई हैं। इस ऐतिहासिक धाम पर सावन महीने में लगने वाले भव्य मेले को लेकर स्थानीय अंचल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को सबसे ऊपर रखते हुए सिसवन के अंचलाधिकारी ने खुद बाबा महेंद्रनाथ धाम का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के मुख्य परिसर, पवित्र सरोवर और श्रद्धालुओं के आने जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों की साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और एक विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की। निरीक्षण के बाद सीईओ ने संबंधित कर्मियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मेले की शुरुआत से पहले पूरे धाम क्षेत्र को हर हाल में स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। सरोवर से जलकुंभी हटाने, कचरे का सही निपटारा करने और रास्तों के सभी अवरोधों को दूर कर पुख्ता सफाई सुनिश्चित करने की बात कही है, ताकि कांवरियों को कोई असुविधा न हो। अंचलाधिकारी ने कहा कि बाबा महेंद्रनाथ धाम लाखों लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। क्या आप कभी ओडिशा के जगन्नाथ धाम गए हैं? हम किसी वाहन से जाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं साइकिल या फिर स्केटिंग करते हुए जाने की। चौंकिए मत, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। चाईबासा के चकधरपुर में 2 जांबाज युवकों ने उड़ीसा के जगन्नाथ धाम पुरी तक की 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी स्केटिंग और साइकिलिंग के जरिए तय करने का एक कठिन बीड़ा उठाया है। ये दोनों दोस्त पुरी में होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में महाप्रभु के दर्शन के लिए निकले हैं। इन युवाओं के नाम अनूप महतो और धीरज है, जो रास्ते में जहाँ से भी गुजर रहे हैं लोगों के बीच कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस सफर में अनूप महतो लगातार पैरों में स्केटिंग व्हील्स बांधकर पुरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं उनके
साथ ही धीरज साइकिल से उनका साथ दे रहे हैं। अनूप महतो खुद एक स्केटिंग ट्रेनर है। उनका कहना है कि उन्होंने मन में ठान लिया था कि इस बार जगन्नाथ धाम की यात्रा स्केटिंग के माध्यम से ही वो पूरा करेंगे, जो उनके लिए जुनून की बात है। वहीं धीरज का ये भी मानना है कि उनके क्षेत्र से अब तक किसी ने भी साइकिल से पूरी तक का सफर तय नहीं किया है और इसी बात ने उन्हें इस एडवेंचर के लिए प्रेरित किया। सड़क के इस लंबे और थका देने वाले सफर में दोनों दोस्त एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का रोड अगर आपने भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया हुआ है तो जरा दूसरा ठिकाना आप जरूर ढूंढ लीजिए, क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर कभी भी आपके इस निर्माण पर गरज सकता है। धनबाद में जिला परिषद की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष के आदेश पर भुईफोड़ मंदिर के पास भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाया गया। वर्षों से अवैध कब्जा कर दुकान और खटाल चला रहे करीब 20 अतिक्रमणकारियों को मौके से पूरी तरह हटा दिया गया है। जैसे ही जिला परिषद की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जाधारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जिला परिषद अध्यक्ष का कहना है कि यह जमीन सरकारी तौर पर जिला परिषद के नाम पंजीकृत है। इन लोगों को पहले ही खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने साफ किया कि अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यह भी भरोसा दिया कि यदि किसी के पास जमीन के सही और वैध कागजात पाए जाते हैं तो उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर स्थानीय दुकानदार का कहना है कि वे वर्षों से यहाँ दुकान चलाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे और जिला परिषद की यह कार्रवाई पूरी तरह गैर कानूनी है। क्या किसी युद्ध की तैयारी चल रही है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दरभंगा में भारी मात्रा में हथियार बनाए जा रहे हैं। हर तरीके के आधुनिक हथियार युद्ध स्तर पर यहां तैयार हो रहे हैं। दरभंगा में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। कमतौल थाना क्षेत्र के पौनत गांव में पुलिस ने तड़के छापेमारी कर एक हाईटेक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान मौके से 3 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, करीब 70 राउंड जिंदा कारतूस और बड़े पैमाने पर हथियार बनाने के आधुनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने वहाँ से 18 लीटर विदेशी शराब और 5 लीटर बियर भी जब्त की है। मामले की जानकारी देते हुए सदर SDPO ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिला तकनीकी टीम की मदद से ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय कुमार दास के घर पर धावा बोलकर उसे धर दबोचा। तलाशी के दौरान घर से लेथ मशीन, छेनी और हथौड़ा समेत हथियार असेंबल करने वाले कई उपकरण मिले हैं। पुलिस की कड़ी पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने दावा किया कि हथियार बनाने का कच्चा माल मुंगेर से मंगाया जाता था और तैयार हथियारों को अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया जाता था। हालांकि पुलिस इस बयान को गंभीरता से ले रही है और जाँच कर रही है। शराब माफिया चाहे कितने भी शराब तस्करी के हथकंडे क्यों ना अपना ले, पुलिस उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑपरेशन नीलकंठ चला रही है, जिसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऊपर जीरा का पानी और नीचे लाल पानी। वैशाली में शराब तस्करों के ऐसे ही एक अनोखे खेल का पर्दाफाश हुआ है, जिसे देखकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई है। पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने ऑपरेशन नीलकंठ के तहत गुप्त सूचना पर छापेमारी कर शराब की एक बहुत बड़ी खेप को पकड़ा। सदर थाना क्षेत्र में पुलिस और मद्य निषेध की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और इस संदिग्ध ट्रक को जब्त किया। इस ट्रक में ऊपर तो जलजीरा पानी की बोतलें रखी गई थी, लेकिन जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके नीचे भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाई गई थी। वैशाली एसपी ने बताया कि इस ट्रक से लगभग कुल 6132 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में लगभग 50 लाख रुपए है। इस छापेमारी के दौरान ट्रक का चालक और उसका साथी तो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस ने जिले के 2 बड़े शराब माफियाओं को चिन्हित कर दिया है, जिन्होंने शराब की बड़ी खेप मंगवाई थी। फिलहाल दोनों शराब माफिया समेत ट्रक के चालक और खलासी पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की टीम में दोनों बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बदलते पर्यावरण में लगातार समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और नदी नहरों के बाद अब ऐतिहासिक कुंड सूख रहे हैं।
बिहार के ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के व्यवहारगिरी के तलहटी में स्थित पौराणिक गर्म जल के कुंडों की धाराएं अब तेजी से दम तोड़ रही हैं। गंगा, जमुना, अनंत ऋषि कुंड, मार्कंडेय कुंड और व्यास कुंड के बाद अब राजगीर के मुख्य पहचान कहे जाने वाले ब्रह्म कुंड की धारा भी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। ब्रह्म कुंड परिसर में मौजूद तमाम जल धाराओं में से अब महज 2 कुंड ही किसी तरह से चालू है। बाकी सभी का पानी धीरे धीरे पूरी तरीके से सूख चुका है। इस बड़े संकट की वजह से राजगीर पहुंचने वाले देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ये अनमोल पौराणिक इतिहास सिर्फ एक सूखे खंडहर में तब्दील हो जाएगा। स्थानीय निवासियों ने सरकार से मांग की है कि ब्रह्मकुंड परिसर के 500 मीटर के दायरे के अंदर आने वाले सभी बोरवेल को तुरंत ही प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही संवेदनशील इलाके में किसी भी तरह के अनियोजित निर्माण पर रोक लगाकर वैज्ञानिक तरीके से विकास कार्य किए जाएं। जो लोग कश्मीर या फिर मसूरी नहीं आ पा रहे वो लोग सिमडेगा आ सकते हैं। जी हां, मॉनसून में राम रेखा धाम किसी को भी निराश नहीं करेगा। सिमडेगा इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां मानसून की दस्तक ने 4 चांद लगा दिए हैं। बरसात की शुरुआत होते ही सिमडेगा के प्रसिद्ध रामरेखा धाम में इन दिनों मसूरी और कश्मीर जैसा खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, जो लोगों का मन मोह रहा है। रामरेखा धाम जो सदियों से अपने गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, मानसून के आते ही एक अलौकिक रूप धारण कर लेता है। बरसात के इन दिनों में रामरेखा की ऊंची पहाड़ियों पर अटखेलियां करते काले घने बादल और विशाल चट्टानों पर फैली मखमली हरियाली हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। यहाँ की वादियों और फिजाओं में बिखरी प्रकृति की ये अनमोल खूबसूरती सैलानियों को हुबहू कश्मीर और मसूरी जैसी वादियों का एहसास करा रही है। बरसात के मौसम में रामरेखा धाम का यही बदला और निखरा हुआ रूप दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। सुकून भरे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आप भी इस मानसून खूबसूरती की तलाश कर रहे हैं तो सिमडेगा का रामरेखा धाम आपके लिए सबसे बेहतरीन ठिकाना है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और पुलिस मुस्तैद भी, लेकिन इसके बावजूद शराब तस्कर हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। उन्हें पैसे का लालच है या कानून को चुनौती देने की आदत। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए मुजफ्फरपुर का उत्पाद विभाग लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर उत्पाद थाना परिसर में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां अलग अलग मामलों में जब्त की गई करीब 80 लाख रुपए मूल्य की विदेशी और देसी शराब पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। दरअसल उत्पाद विभाग ने हाल के दिनों में विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर तकरीबन 8000 लीटर अवैध शराब जब्त की थी। मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी के कड़े निर्देश के बाद उत्पाद विभाग के कार्यालय परिसर में इस भारी मात्रा में जब्त शराब को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये पूरी कार्रवाई प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, टाउन डीएसपी, उत्पाद इंस्पेक्टर और सरकारी कैमरों की सख्त निगरानी में पूरी की गई। इस मौके पर टाउन डीएसपी और उत्पाद इंस्पेक्टर के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस छापेमारी पर उत्पाद इंस्पेक्टर का ये कहना है कि जिलाधिकारी के आदेश पर अलग अलग कांडों में पकड़ी गई 8000 लीटर शराब का सफलतापूर्वक विनिष्टीकरण किया गया है। शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सख्त संदेश है। सोचिए, अगर निकाह में पहले से तय भोजन न मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप हंगामा करेंगे, मारपीट करेंगे? क्योंकि सहरसा में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां निकाह की खुशियां देखते ही देखते एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। ये पूरा मामला मिहिशी प्रखंड के राजनपुर गांव का है, जहां सिमरी बख्तियारपुर से बारात पहुंची थी। निकाह की सभी रस्में तो बेहद शांतिपूर्वक संपन्न हो गई, लेकिन असली विवाद भोजन के दौरान शुरू हुआ। दूल्हा पक्ष का आरोप है कि निकाह के भोज में उन्हें खस्सी यानी मटन परोसने का वादा किया गया था, लेकिन जब खाना परोसा गया तो उसमें मुर्गा यानी चिकन था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और मारपीट शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में दूल्हा पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में सभी घायलों को इलाज के लिए सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो उसका वही हश्र होगा जो नवादा में हुआ।
नवादा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें युवक और युवती के साथ कुछ लोग अभद्रता करते हुए दिख रहे थे। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए मुख्य रूप से शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर एसडीपीओ ने इस पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा किया। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर खंडन करते हुए ये कहा कि इस घटना को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक रंग देकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा था, जबकि जाँच में ये दावा पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद पाया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक और युवती दोनों एक ही समुदाय के हैं और पहले से एक दूसरे से परिचित हैं। पीड़ित युवती ने अपने बयान में ये बताया कि वो 2 जुलाई 2026 को अपने फुफेरे भाई के साथ परीक्षा देकर लौट रही थी। तेज धूप होने के कारण दोनों माधोपुर के समीप एक पेड़ की छांव में बैठकर पानी पी रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचे, दोनों के साथ बदसलूकी की और युवती पर जबरन शादी करने का दबाव बनाकर परेशान करने लगे। युवती के बयान पर थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वायरल वीडियो के आधार पर 2 आरोपियों को दबोच लिया। बाल विवाह कानूनन अपराध है, लेकिन बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी महापाप। जिसे ये समझ नहीं आता उनको मोतिहारी की पुलिस अच्छे से समझाती है। रक्सौल में बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक 14 साल की नाबालिग बच्ची को रेस्क्यू किया। सूचना के अनुसार आस्थान के कुछ लोग रक्सौल की नाबालिग लड़कियों से चोरी छिपे शादी रचाकर उनकी तस्करी करने की फिराक में थे। टीम ने जब छापेमारी की तो मौके पर शादी का मंडप सजा हुआ था। रेस्क्यू के बाद काउंसलिंग में रोते हुए नाबालिग ने बताया कि उसकी सौतेली माँ और परिवार के लोग जबरन उसकी शादी करवा रहे हैं। उसने बताया कि राजस्थान से आए कुछ लोग पिछले 4 दिनों से रक्सौल के एक होटल में ठहरे हुए हैं और उसकी सौतेली मां को इस शादी के बदले पैसे और घर का सामान देने का लालच दिया गया है। नाबालिग के इस खुलासे के बाद संयुक्त टीम ने तुरंत होटल में धावा बोला और राजस्थान के रहने वाले 4 संदिग्धों को दबोच लिया। जांच में सामने आया कि शादी करने आए कथित दूल्हे की उम्र 35 वर्ष है, जबकि बच्ची सिर्फ 14 साल की है। पकड़े गए आरोपी आपस में दोस्त थे और उनके साथ लड़के पक्ष का कोई भी पारिवारिक सदस्य मौजूद नहीं था। पूछताछ में दूल्हा लड़की या उसके माता पिता का नाम तक नहीं बता सका। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड इन्हीं 4 आरोपियों में से एक था। गिरगिट का नाम सुनते ही सबके मन में एक साधारण गिरगिट की तस्वीर बन जाती है, लेकिन हमारी इस खबर के बाद आपके मन में एक और नई तस्वीर बनेगी, वो भी रंग बिरंगे 2 फीट लंबे गिरगिट की। जमशेदपुर के साक्षी आम बागान इलाके में लोगों ने एक बेहद अजीबोगरीब और विशालकाय जीव देखा। करीब 2 फीट लंबा यह रंग बिरंगा गिरगिट देखते स्थानीय लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। बरसात के इस मौसम में अक्सर जंगलों और झाड़ियों से लेकर निकलकर वन्यजीव शहरी इलाकों का रुख करते हैं। सड़क किनारे इस विशाल गिरगिट को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस जीव की सबसे बड़ी खासियत इसका पलक झपकते ही रंग बदलना था, जो लोगों को हैरान कर रहा था। जीव विज्ञानियों की माने तो गिरगिट का रंग बदलना सिर्फ खुद को दुश्मनों से छिपाना नहीं होता, बल्कि अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने और दूसरे गिरगिटों से संवाद करने के लिए भी ऐसा करते हैं। इस अनोखे गिरगिट की आंखें भी चारों दिशाओं में घूम सकती है, जिससे यह एक ही जगह पर बैठे बैठे चारों तरफ एक साथ फंसा रख रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस अनोखी प्रजाति के गिरगिट अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे दुर्लभ और बेजुबान जीवों को कोई नुकसान न पहुंचाए और न ही इनसे डरे। फिलहाल वन विभाग की टीम ने पूरी सावधानी के साथ गिरगिट का सफल रेस्क्यू कर लिया है और दलमा के घने जंगलों में छोड़ दिया गया है। मॉनसून हर किसी के लिए खुशियां लेकर नहीं आता, किसी किसी के लिए ये आफत भी बन जाता है, खासकर जिन लोगों के आशियाने नदियों के पास होते हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नदी का कटाव अब काफी तेज हो गया है। इस तेज कटाव के कारण बेतिया मंगलपुर पुल पर बने सुरक्षात्मक गाइड बांध पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। नदी लगातार बांध की मिट्टी को काट रही है, जिससे पुल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंताएं बेहद बढ़ गई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीमें तुरंत हरकत में आ गई हैं। गाइड बांध को टूटने से बचाने और कटाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर फ्लड फाइटिंग यानी बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू कर दिया गया है। मौके पर भारी मशीनों को काम पर लगाया गया है। कटाव वाले संवेदनशील स्थलों पर पोकलेन मशीन की मदद ली जा रही है। बांध को मजबूती देने के लिए बड़े पैमाने पर जियो बैग डाले जा रहे हैं और साथ ही बांसों की दीवार बनाकर नदी के दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों की टीम लगातार मौके पर कैंप कर रही है और पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। फिलहाल राहत कार्य तेजी से जारी है, ताकि गंडक नदी के तेज बहाव से पुल और आसपास के रिहायशी इलाकों किसी भी बड़े नुकसान से समय रहते बचाया जा सके। लगातार हो रही बारिश से देश की राजधानी दिल्ली में सब कुछ पानी पानी हो गया है। हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कें, गलियां, सब कुछ
जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से शुरू हुआ मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज भी आफत बनकर बरस रहा है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने भारी बारिश, तेज तूफान और बिजली कड़कने का रेड अलर्ट जारी किया। इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे राजधानी क्षेत्र की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जहां सड़कों से लेकर लोगों के घरों और सोसाइटीज के अंदर तक कई फीट पानी भर गया। जल भराव का सबसे बुरा असर दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, गाजीपुर, गुरुग्राम और विकास मार्ग जैसे मुख्य रास्तों पर देखा जा रहा है, जहाँ गाड़ियाँ पानी में आधी डूब चुकी हैं और किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। कई इलाकों में जल भराव के कारण गाड़ियां बंद होने और पेड़ गिरने से दफ्तर और स्कूल जाने वाले लोग घंटों बीच रास्ते में फंसे रहे। प्रशासन ने जल भराव से निपटने के लिए सड़कों पर सैकड़ों पंपिंग सेट तैनात किए हैं और ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने और जल भराव वाले अंडरपास से बचने की सख्त हिदायत दी है। बारिश आते ही प्रशासन की भारी लापरवाही उजागर हो गई। लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन उसकी कीमत एक 22 साल के युवक ने चुकाई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गाजियाबाद में भारी बारिश के बीच प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक 22 साल के शख्स की करंट लगने से जान चली गई। चश्मदीदों के मुताबिक बारिश के बीच युवक जैसे ही पार्क के लोहे के गेट से बाहर निकला, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पास में ट्रांसफार्मर और जल भराव होने की वजह से करंट फैलने की आशंका जताई जा रही है। सामने आए सीसीटीवी और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद कोई भी शख्स के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कई घंटों तक शख्स यूं ही पानी में पड़ा रहा। बिजली सप्लाई बंद होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आती है, उसके बाद एक सवाल हर कोई पूछ रहा है कि ट्रेन सफर करने के लिए या फिर हनीमून मनाने के लिए। अगर सफर करने के लिए है तो फिर एसी कैबिन में ये क्या चल रहा है। फर्स्ट एसी का कैबिन गुब्बारे, गुलाब के फूल, कैंडल, लाइटिंग से सजाया गया है, जो हनीमून थीम का फील दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। आखिर ट्रेन के कोच के अंदर हनीमून स्वीट किसके लिए सजाया गया? महाराष्ट्र के जालना रेलवे स्टेशन का ये मामला बताया गया है। 6 जुलाई के दिन महाराष्ट्र के जालना स्टेशन पर नंदीग्राम एक्सप्रेस खड़ी थी। फर्स्ट एसी के एक प्राइवेट कूपे में सफर कर रहे नवविवाहित कपल ने अपनी यात्रा को यादगार बनाने का फैसला किया। ऑनलाइन एक प्राइवेट डेकोरेटर को बुक किया और रेलवे के कैबिन को हनीमून स्वीट में बदल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो रेलवे अफसरों के होश उड़ गए। जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि डेकोरेशन बिना किसी लिखित अनुमति के ट्रेन में दाखिल हुआ और फर्स्ट एसी तक सीधी एंट्री की, जिसे साउथ सेंट्रल रेलवे ने सुरक्षा में गंभीर चूक माना, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात टीटीई को सस्पेंड कर दिया गया।